नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आज फिर दूसरा चैप्टर लेकर के मानव भूगोल का आया हूँ। हमारा अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। आप सभी जो एकलव्य मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता या MP टेट या MP सेट या UP टेट या 11th या 12th के विद्यार्थी हैं और जिनको NCERT पढ़नी है वो सब हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुपों में भेजें ताकि अधिक से अधिक हमारे साथी चैनल सब्सक्राइब करने पर 1000 सदस्य होने पर हम लाइव आ सकें। इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपसे ऐसी अपेक्षा है। चलो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि हमने कल पढ़ा था और अंत में हमने छोड़ा था कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राज्य और देश का वर्णन, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। अर्थात आपने संकल्पना पढ़ी होगी और देखी होगी कि जो संकल्पना है हमारी रेडजेल महोदय की, रेडजेल महोदय ने इसको लेबनसरम की संकल्पना, लिविंग स्पेस वाली संकल्पना, जो राज्य एक विकास करता है एक जीव की तरह, तो उसके संदर्भ में दी थी। अर्थात जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राज्य और देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया। आप जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं जिस पाठ्यक्रम की, तो वो आप साथ में अपनी कॉपी पेन साथ साथ लेके बैठें और साथ साथ नोट करते चलें ताकि दोबारा आपको देखने की वीडियो आवश्यकता ना पड़े और कुछ चीज़ें छूटे ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें जो दे रखी हैं वो आपको ओरली बोली जाएंगी। नेक्स्ट, जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में कर रहे हैं तो वहाँ स्कूल व्याख्याता RPSC की बात चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से 3 परिभाषाएं दी हुई हैं। निश्चित रूप से एक परिभाषा कहीं ना कहीं आपको उलट फेर करके आपको हर बार मिल जाएगी, तो कन्फर्म है ये 3 परिभाषाएं हमारे पाठ्यक्रम में है, तो तीनों परिभाषाओं को आप रट लेंगे और समझ लेंगे। आप देखिए परिभाषाएं यहाँ पर मानव भूगोल की परिभाषाएँ दी हुई हैं। पहली परिभाषा है रेडजेल महोदय के अनुसार। रेडजेल महोदय मानव भूगोल की क्या परिभाषा देते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज हो। हमारा समाज कौन सा है? मानव समाज हो। और हम किस पे रहते हैं? धरातल पर। तो 2 शब्द हुए, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पर ये आप परिभाषा याद करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे और लिख लेंगे। मानव भूगोल की बात चल रही है, तो रेडजेल महोदय क्या करें कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच में, हम धरातल पर रहते हैं और हम समाज में रहते हैं, तो मानव समाज और धरातल के संबंधों के बीच में संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ अगला प्रश्न जो बनता है, ये परिभाषा या तो डायरेक्ट दे के पूछ लेगा, अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो दूसरी प्रकार से पूछता है कि संश्लेषण पर जोर किसने दिया। ये आपको आ सकता है जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में ये पूछा गया है। तो संश्लेषण पर जोर देने वाले हैं रेडजेल महोदय। रेडजेल महोदय जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। इनको हम मानव भूगोल के जनक के रूप में कहते हैं। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। एंथ्रोपोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोलॉजी। तो रेडजेल महोदय जो है, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल महोदय है। ठीक है, इससे आगे देखिए दूसरी परिभाषा, एलन सी सैंपल, अर्थात LC सैंपल, ये जिसको हम एलन चर्चिल कुमारी सैंपल कहते हैं, जो इनकी ही शिष्या थी, अमेरिकन थी, पर्यावरण निश्चयवादी थी। इन्होंने परिभाषा दी है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, मतलब चंचल है, क्रियाशील है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। और मानव भी कैसा है? क्रियाशील। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, अर्थात परिवर्तन का मतलब गत्यात्मक अध्ययन। तो गत्यात्मकता पर बल देने वाली परिभाषा किसने दी है? एलन सी सैंपल के अनुसार। इसका ध्यान रखेंगे। तो हमने परिभाषा देखी, तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, परिभाषा एलन सी सैंपल। तो विश्लेषण का संश्लेषण पर जोर रेडजेल देते हैं, गत्यात्मकता पर जोर हमारे एलन सी सैंपल महोदय देती हैं। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा देखिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। इसका मतलब ये है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। अर्थात मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों के अध्ययन की जो बात करते हैं वो करते हैं पाल बिडाल डी लाब्लास। अर्थात मानव भूगोल के फाउंडर की बात करेंगे तो ब्लास महोदय और फादर की बात करेंगे तो रेडजेल महोदय होंगे। अर्थात जनक और संस्थापक दोनों में ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये परिभाषा दी और जिसमें बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों का एक अध्ययन है।
ये हमारी 3 परिभाषा हो गई। 3 परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इनमें से कोई एक परिभाषा पूछ ली जाएगी। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है मानव भूगोल की प्रकृति। आप 15-15, 20-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आप आराम से आसानी से याद कर सकें। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति, तो प्रकृति इसका नेचर कैसा है। तो मानव भूगोल जो है, देखो मानव भूगोल में 2 शब्द हैं, एक मानव है, एक भूगोल है। भूगोल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ज्योग्राफी जिसको कहते हैं हम। तो ज्योग्राफी पहले जब मानव इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था तब केवल प्राकृतिक या भौतिक जो कारक थे उनको ही भूगोल मान लिया जाता था, अर्थात प्रकृति को ही भूगोल मान लिया जाता था, अर्थात भौतिक भूगोल को ही भूगोल मान लिया जाता था। जब से इसमें मानव सम्मिलित किया, मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया, तो ये एक शाखा हुई मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में 2 संबंध आएंगे जो बिलास महोदय बताया था, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाएगा। इससे आगे देखिए मानव भूगोल की प्रकृति में कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक, मानव के द्वारा जो निर्मित जो चीज़ होगी इसको आप स्पष्ट रूप से याद कर लें कि उनको हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक किसके द्वारा, मानव के द्वारा। अपने आप प्रकृति के द्वारा जिसको बोलेंगे भौतिक पर्यावरण। तो 2 प्रकार के पर्यावरण, 2 प्रकार के घटक हो गए पृथ्वी के, एक भौतिक घटक, एक मानव घटक। मानव जिनका निर्माण करेगा उनको हम सांस्कृतिक, भूदृश्य, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे। इन आगे देखिए के अंतर संबंधों का अध्ययन इनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा होती है, अर्थात मानव तो प्रकृति पर, ये मानव जो है प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति मानव पर निर्भर करती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव से प्रकृति प्रभावित ना हो और प्रकृति से मानव प्रभावित नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं। अब यहाँ आगे की लाइन में दे रहा है कि आपने अपनी कक्षा 11th की 11वीं की पुस्तक जो भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत चलती है, फिजिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो चलती है, उसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया होगा। तो अगला प्रश्न यहाँ बनता है कि भौतिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भौतिक पर्यावरण के तत्व क्या हैं। तो भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं, तो हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। तो भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होंगे, तो ये तत्व हैं भू आकृति, भू यानी पृथ्वी, आकृति यानी आकृति। तो भू पर, पृथ्वी पर आकृति आप जैसा देख रहे हैं चारों तरफ, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं मैदान है, अर्थात ये आकृतियाँ। तो भू आकृतियाँ। मृदाएँ किस प्रकार की मृदाएँ, विभिन्न प्रकार की, काली, पीली या भूरी, रेतीली, पथरीली, इस प्रकार की मृदाएँ जो होती हैं, लाल प्रकार की मृदा, तो ये मृदाएँ। जलवायु, जो आपकी जलवायु है, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, कौनधारी वन है, पतझड़ वन है, सदाबहार वन है, कटीले वन है, ये वनस्पतियाँ। विविध प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं जंगलों में, वनस्पतियाँ हैं। ये सब के सब क्या हैं, भौतिक पर्यावरण के तत्व। अगर पूछ ले भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं तो भू आकृति, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्रकार के प्राणी जगत और वनस्पति जगत। अब आता है कि क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने की है। इसका मतलब मानव ने रचना की है तो वो सांस्कृतिक तत्व होंगे। तो मानव ने रचना की है तो मानव ने भौतिक पर्यावरण में ही, आगे लाइन लिख रही है, भौतिक पर्यावरण द्वारा जो प्रदत्त मंच है, जो भौतिक पर्यावरण प्रकृति ने मानव को जो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उनमें कार्यकलाप करते हुए मानव के द्वारा देख घरों का निर्माण, गाँवों का निर्माण, नगरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, विभिन्न प्रकार के पोर्ट, पतन और दैनिक उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये सब के सब मानव ने निर्मित की हैं। अर्थात भौतिक पर्यावरण द्वारा जो मंच प्रदान किया गया है उनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। तो मानव द्वारा निर्मित किए गए भौतिक पर्यावरण द्वारा मानव को जो बृहद स्तर पर परिवर्तन किया गया है वो मानव के अंतर संबंध है प्रकृति से। तो ये आपका पहला इस चैप्टर में होता है कि मानव की भूगोल की प्रकृति कैसी थी। तो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव को प्रकृति ने जो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उनका बेहतरीन ढंग से उपयोग करते हुए उनमें काट छाँट कर करके मानव ने अपने उपयोग के लिए बनाया, अर्थात सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया। तो अर्थात मानव और मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का मूल विषय है, इसी की इसकी प्रकृति है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए अगला, इसी में अगली हेडिंग मानव भूगोल का
प्रकृतिकरण, और दूसरा इसका स्टेटमेंट है, एक तो है मानव का प्रकृतिकरण, मानव जो है उसका प्रकृति ही उसका सारा कुछ निर्धारित करती है, जो भी क्रियाकलाप है उन सबको तय कौन करती है? प्रकृति। तो मानव का क्या है? प्रकृति पर निर्भर हो गया। दूसरा है प्रकृति कुछ नहीं है, अर्थात मानव सब कुछ कर सकता है। तो ये संकल्पना यदि अब आगे चल के करेंगे कॉन्सेप्ट, तो उसको अभी से आप ध्यान रख लें। एक तो हो गया कि मानव कुछ नहीं है, प्रकृति सब कुछ है, अर्थात प्रकृतिवाद, अर्थात पर्यावरणवाद, अर्थात निश्चयवाद। जबकि दूसरी इसमें जो कहना चाह रहे हैं वो इसमें हेडिंग ये है कि प्रकृति का मानवीयकरण। तो प्रकृति कुछ नहीं है अर्थात मानव सब कुछ है, तो इसका मतलब संभववाद। प्रकृति ने अन्यत्र बहुत सी असीम संभावनाएं या बहुत बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, उसमें मानव अपने बुद्धि विवेक से काट छाँट करके उनमें अपना हिसाब से उपयोग कर सकता है, अर्थात संभववाद की संकल्पना। ये आप देखेंगे आगे। यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं मानव की प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ, एक एक लाइन देखते चलेंगे आराम से और नोट करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से, अर्थात प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से, मनुष्य ने अपनी जो टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की। जो मानव पहले आदिवासी था, बिल्कुल घुमक्कड़ प्रकृति का था, तो उसने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास किया, उस टेक्नोलॉजी से मानव ने भौतिक पर्यावरण के साथ में एक दूसरे को क्रिया की, आपस में अंतरक्रिया की। इस अंतरक्रिया से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या उत्पन्न हुआ, निर्माण क्या करता है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि किन कारणों से तकनीकी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है, किन उपकरणों से और तकनीकी किस तकनीकी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है, अर्थात तकनीकी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। अर्थात मानव जब आदिवासी रूप में जब विचरण करता था, तब उसको तकनीकी बिल्कुल बहुत निम्न स्तर की थी, अर्थात प्रकृति ही उस पर सर्वे सर्वा हावी थी। अब मानव ने जैसे जैसे तकनीकी का विकास किया, जैसे आप देख रहे हैं, हम उदाहरण लें कि एक संदेश भेजने के लिए पहले ढोल बजाना, पक्षियों को भेजना, या सरकंडे जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम कई बार मोर की पंखों से भी लेखन कार्य होता था। अब वो एक ज़माना था, डाकिया पहुंचता था, बहुत समय में पोस्ट पहुंचती थी। विदेशों की कल्पना तो कई कई महीनों में होती थी, अमेरिका पहुंचानी है, किसी को जापान पहुंचानी है। अब आप देखिए तकनीकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, आप सेकंडों में यहाँ से आप खुद स्वयं देख सकते हैं उनको, मोबाइल वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज एक व्हाट्सएप पे तुरंत करते हैं, आप दूसरे को तुरंत रिसीव हो जाता है सेकंडों में। तो इसका देखिए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मतलब मानव ने अपनी संस्कृति का विकास स्तर धीरे धीरे बढ़ाया। तो ये संस्कृति विकास का एक सूचक है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, अर्थात मानव ने एक तरफा विकास नहीं किया, अर्थात प्रकृति को पहले समझा है कि उसकी प्रकृति कैसे है, उसको समझने के भलीभांति समझने के ढंग से फिर उसका विकास किया है। जैसे उदाहरण के लिए हम घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना करते हैं कि जब पत्थर ऐसे घर्षण हुआ तो उसने अग्नि का आविष्कार खोज की, तो इसने घर्षण ने हमारी सहायता की। इसी प्रकार यदि हम किसी की बीमारी की जांच करना चाहते हैं तो उसके डीएनए और उसकी आनुवंशिकी की जांच करेंगे, उसकी जीनेटिक के रहस्यों को पता लगाएंगे। जब उसकी जीनेटिक हमें पता चल जाएगा तो उसकी बीमारी पर विजय पाने के योग्य हो जाएंगे। तो ये भी मानव की प्रकृति किस प्रकार की है उसको जान समझ करके ही मानव ने विकास किया। अब आगे देखते हैं कि अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों को किया। तो जितने देखो सुपरसोनिक, जेनेटिक जितने प्रकार के वायुयान है, क्रायोजेनिक इंजन है, तो उनको एक जाना कि किस दिशा में किस गति से आप पार कर सकते हो, तब आप 11.2 किलोमीटर से पृथ्वी से जो पलायन वेग है उसको पार करके आप चंद्रयान पर पहुंच जाओगे और किसी यान पर पहुंच जाओगे। तो मानव ने इनका सबका क्या किया, मूल्यांकन किया, नियमों को समझा, फिर आगे बढ़ा। नेक्स्ट देखिए आगे, आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान मानव प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रकृति का जब तक आपको जानकारी नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते। अर्थात प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, तब प्रौद्योगिकी विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण आपको सहायता मिलेगी। टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। जैसे जैसे मानव ने टेक्नोलॉजी विकसित की, जैसे आप समझ लीजिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात आई, आपने बिल्कुल वाटर प्रूफ की बहुत सी कोट पैंट पहने या आपने वाटर रेन कोट पहना, तो आपने देखो प्रकृति को भीगने से बचाया। छाता लिया तो प्रकृति को आपने
संरक्षण लिया। आप पहले जब जंगलों में खुले में लेकर के जितनी प्रकृति की जो मार होती थी उसको झेलता था मानव, उसको झेलने के लिए उसने अपने निवास के लिए भूदृश्यों का निर्माण किया, अर्थात मकान गृह का निर्माण किया। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य ने पर्यावरण की जो बंदिशें थीं, अर्थात पर्यावरण की प्रकृति की जो मार थी उसको क्या किया, कम किया है। जैसे गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचने के लिए क्या किया, उसने पंखा चलाए, कूलर बनाए, एसी बनाई। तो उससे उसने क्या किया, सामंजस्य करने का, प्रकृति को जीतने का प्रयास किया कि उससे हम किस प्रकार उन बंदिशों से कम कर सकते हैं प्रकृति के प्रकोप को। नेक्स्ट अगली लाइन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में, जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था, आदि मानव की अवस्था में था, तो मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी क्या निम्न स्तर की थी। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। तो जैसे मानव ने जो जो प्रकृति ने उसको प्रभावित किया उसको ढाल लिया, उसको देवत्व रूप दे दिया। जिससे डरा कि उसने वर्षा देवता मान लिया, उसको वरुण देवता मान लिया, उसको अग्नि देवता मान लिया जब बिजली तड़की। तो इस प्रकार के देवताओं को एक प्रकृतिवाद मान लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिक स्तर अत्यंत निम्न था। तो जब टेक्नोलॉजी बहुत निम्न थी, तो टेक्नोलॉजी जो निम्न थी तो उसने उनको देवता स्वरूप प्रदान कर दिया। अब आप जानते हो देवता या देवी होते हैं, उसको अपन प्रणाम नमस्कार करते हैं तो वो अपने को क्या करती है, प्रकोप नहीं करती है। तो ऐसी मानव ने अर्थात प्रकृति का पूर्णतः समर्थन किया क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय बिल्कुल बहुत लो स्तर पर थी, निम्न स्तर पर थी। आगे देखिए, इसका कारण है कि प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत अत्यंत निम्न स्तर की थी। प्रश्न यही बनता है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव जो प्रकृति सब कुछ थी, अर्थात प्रकृति का बोलबाला था, तो उस समय तकनीकी कैसी थी, अत्यंत निम्न स्तर की थी। अब वर्तमान में कैसी है, अत्यंत उच्च स्तर की तकनीक होती जा रही है। मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है, असंभव को संभव बना जा रहा है हर चीज़ को। नेक्स्ट आगे पैराग्राफ लाइन देखिए, मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। जब हम बात कर रहे थे कि प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मनुष्य ने अपने प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, अर्थात प्रौद्योगिक स्तर अत्यंत निम्न था। मानव सामाजिक विकास की अवस्था में आदिम थी। आदिम मानव समाज प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच में अन्योन्य क्रिया करता है और इसी को उन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद कहा। अर्थात पर्यावरण निश्चयवाद अर्थात जो कुछ निश्चय करती है वो प्रकृति अर्थात पर्यावरण करता है। तो इसका मतलब मानव किस पर निर्भर हुआ, प्रकृति पर, अर्थात इसका मानव का क्या हुआ, प्रकृतिकरण। ये इसमें संकल्पना है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट देखिए, प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। उस समय की जो संकल्पना है, इसको क्या कहा उन्होंने, संकल्पना को ये कहा है कि ये संकल्पना क्या हुई, प्रौद्योगिक विकास उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव। वर्तमान में जो मानव है वो कैसा मानव है, एक आर्थिक मानव है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मानव कैसा था, ये मानव था प्राकृतिक मानव। अर्थात प्रकृति को सुनता था मानव, उसी को प्रचंडता को भयभीत था और उसकी पूजा करता था। अर्थात जो कुछ निर्धारित थी वो प्रकृति थी। तो ये तो हुआ मानव का प्राकृतिकरण। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम प्रकृति का मानवीयकरण। थैंक यू सभी दोस्तों को, और इसको उम्मीद है कि आप लगातार अच्छे ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में अपने साथियों को भेजेंगे और इसी प्रकार बने रहेंगे। आपका एक एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कार्य करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रेरणा देगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।